नमस्कार। हम पढ़ रहे थे स्पीति में बारिश, तो उसका अगला भाग। स्पीति में बारिश कृष्णनाथ जी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है और वे इसमें स्पीति के बारे में बता रहे हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नौनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। यानी कि 1873 में जो स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, उसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। और उस समय ब्रिटिश सरकार के जो कानून होते थे वो यहाँ लागू नहीं होते थे। यहाँ सारे प्रशासन के अधिकार एक नौनों को दे रखे थे। नौनों एक मजिस्ट्रेट के समान होता था और जिसका कार्य है वहाँ कार्य इकट्ठा करना, छोटे छोटे फौजदारी के जो मुकदमे होते थे उनका फैसला भी करना, और बाकी ऊपर के जो मामले होते थे तो कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में जब स्वराज्य एक तरह से अपना देश आज़ाद हो चुका था, तो उस समय 1960 में पंजाब राज्य के अंतर्गत लाहौल स्पीति को अलग ज़िला बना दिया गया और जिसका केंद्र केलंग में। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा अलग राज्य बने तो उस समय लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया और उस समय यह सबसे दुर्गम क्षेत्र माना जाता था। स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति, स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यानी कि इसकी भौगोलिक स्थिति जो है स्पीति कहाँ स्थित है, यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। यानी कि इसकी एक भौगोलिक स्थिति है कि लगभग इन यहाँ पहाड़ों की औसत ऊंचाई जो है 18,000 फीट है और ये पहाड़ इसको पूर्व में तिब्बत से, पश्चिम में लाहौल से और दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति में बहकर पुराने बुसरा राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। यानी कि वहाँ की जो मुख्य नदी स्पीति वो भी पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फुट की ऊंचाई से निकलती है और फिर तिब्बत में बहती है और फिर स्पीति में आती है। और स्पीति में पुराने बुसर से किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, लेखक कहता है, यानी कि मेरा इस स्पीति नदी से काफ़ी लगाव है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मानवाइसिस का किस्सा सुना है, अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं।
प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। फिर बताता है कि मैं स्पीति में केवल इसी नदी को जानता हूँ, इसी से उसका लगाव है। इसके अलावा सुना है कि वहाँ कोई पारा नदी भी है, पिन की घाटी भी प्रसिद्ध है, और मान भाई से उसका किस्सा सुना है कि कितनी बीहड़ और कितनी वीरान है वह। और कहते हैं इन सब में स्पीति ही आबाद है जहाँ थोड़ी बहुत जनसंख्या है, कुछ फसल होती है, और जनसंख्या भी कितनी है, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग रहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या कितनी कम है। और हैरान होता है लेखक, कहता है ये आश्चर्य यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, यानी कि हैरानी की बात ये नहीं है कि वहाँ इतने कम लोग क्यों हैं, इतनी जनसंख्या कम क्यों है। आश्चर्य यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। और कहता है हैरानी की बात तो ये है कितने लोग भी वहाँ कैसे बसे हुए हैं, अर्थात इतनी कठिनाइयों से भरा जीवन वे कैसे जीते हैं, कैसे वहाँ पे रहते हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। फिर लेखक कहता है मैंने लोगों के बारे में जब स्पीति के लोगों की कठिनाइयों का वर्णन किया तो लोग कहते हैं जब इतनी कठिनाइयाँ इतनी मुसीबतें हैं वहाँ तो लोग वहाँ क्यों रहते हैं। देखिए कठिनाइयाँ क्या क्या हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए, कि वहाँ के जो लोग हैं 8-9 महीने दुनिया से कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, कोई खोज खबर नहीं रहती। ठंड में ठिठुर रहे हैं, यानी इतनी ठंड पड़ती है कि हमेशा कांपते रहते हैं। सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें, वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। कहते जब वहाँ इतनी कठिनाइयाँ हैं तो लोग फिर भी वहाँ क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं या अपनी जन्मभूमि के ममताओं के कारण रहते हैं। यानी कि ये प्रश्न पूछता है लोग उनसे, लेखक से, क्या वे अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं या अपने जन्मभूमि से लगाव है इसलिए रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है। नहीं कहता है कि क्या इन कारणों से रह रहे हैं या ऐसा है कि वे कहीं जा नहीं सकते हैं। लेखक कहता मैं नहीं जानता, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, कि मैं नहीं बता सकता कि वो लोग क्यों रहते हैं, लेकिन मैं तो यही देखता हूँ कि वे इतनी कठिनाइयों में भी वहाँ रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। यानी कि वे क्यों रहते हैं इसके बारे में कोई तर्क नहीं दे सकता। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों। ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क के परे है। और फिर लेखक कहता है कि इस बारे में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता कि वहाँ लोग क्यों रह रहे हैं, भी इतना ही है कि वो लोग रह रहे हैं। तो इससे आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।